नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। आज 24 फरवरी, पूरा एक महीना हो गया अदानी समूह पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, और आज पूरा एक महीना हो गया लगातार हमारी उस कवरेज को जो हमने आपके साथ की अदानी समूह पर। आज भी दिन की सबसे बड़ी खबरें अदानी समूह से हैं। अब खबरें थोड़ी गहरी हैं। अब खबरें ऐसी आ रही हैं जैसी एक महीने पहले नहीं दिख रही थी। जो LIC अदानी समूह में निवेश को लेकर निश्चिंत थी, अब वहां भी बेचैनी दिखने लगी है। कुछ और खबरें भी हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे अदानी समूह से जुड़ी, लेकिन उससे पहले आप देखिए कौन सी ऐसी खबरें जो मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत हम करेंगे आज अल नीनो की आशंका से। गहराई अल नीनो की आशंका, सरकार में चिंता। निर्यात के मोर्चे पर बड़ी हैं चुनौतियां। बायजूस क्यों बंद कर रहा व्हाइट हेड जूनियर। बड़े होंगे छोटे उद्योगों के डूबते कर्ज। रूस से दोस्ती निभाने का किसे हुआ फायदा। रूस से दोस्ती निभाई, खूब सारा कच्चा तेल आयात किया, लेकिन इसका फायदा किसे हुआ ये जानेंगे। और क्यों याद आ रहा है एनरॉन मूवमेंट। अदानी समूह के स्टॉक्स में आ रही गिरावट को देखकर अब कुछ लोगों को एनरॉन मूवमेंट की याद आ रही है। क्या मूवमेंट था ये, कौन सी कंपनी थी, क्या हुआ था और उसका क्या रिश्ता है, क्या उसमें प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है लोगों को अदानी समूह का, ये चर्चा करेंगे। शुरुआत आज खाने पीने की खबर के साथ, गेहूं की खबर के साथ, चावल की खबर के साथ। अगला साल बड़ी आर्थिक चुनौतियों वाला हो सकता है। सरकार की ओर से इन चुनौतियों को लेकर संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अगले साल महंगाई, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ने की आशंका जाहिर की है। बड़ी आशंका अल नीनो के कारण मानसून पर पड़ने वाले असर की है, जिसकी वजह से खरीफ फसलों का उत्पादन घटने की संभावना बढ़ जाती है, जो महंगाई को ईंधन देगी। इस बीच FCI के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से बयान आया है कि सरकार इस साल किसानों से 300 से 400 लाख टन गेहूं की खरीदारी करेगी। हालांकि सरकारी खरीद के लक्ष्य को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। पिछले साल का टारगेट 444 लाख टन का था, जो नहीं हो पाया था। केवल 188 लाख टन की गेहूं खरीद हो पाई थी। गेहूं की खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है, और उससे पहले तापमान बढ़ने की वजह से उत्पादन के प्रभावित होने की आशंकाएं जाहिर कर दी गई। अब देखिए, ये तीन बातें हैं। पहली बात, गर्मी बढ़ रही है, उत्पादन कम होगा, उत्पादन में प्रभावित होने की आशंका है। दूसरी बात, गेहूं का जब सरकार खरीदने जाएगी तो वहां पर MSP से ऊपर भाव चल रहा है थोड़ा बहुत, जैसा हमने आपको बताया था। और लक्ष्य इस बार फिर सरकार बड़ा रख सकती है, कितना पूरा होगा ये देखना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चिंता अल नीनो को लेकर। अगर अल नीनो आया तो मानसून पर असर पड़ेगा, बारिश कम होगी और खरीफ फसलें जिनको बारिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन पर भी असर पड़ने लग गई उम्मीद है, आशंका है। गेहूं से लेकर चावल तक सब यही बात। सर, अल नीनो की आशंका कितनी गहरी है, पहला सवाल, और अगर ये आता है तो चुनौती कितनी बड़ी हो जाएगी। शुभम, अल नीनो की आशंका पर अब भारत के मौसम विभाग ने भी उसे प्रमाणित कर दिया है कि इस बार एल नीनो का खतरा है। इसे हम व्यापक संदर्भ में समझें तो हमें समझ में आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले साल कम से कम 6% की आर्थिक विकास दर तो चाहिए ही। हालांकि आकलन 6% से नीचे के हैं, और इस 6% की आर्थिक विकास दर के लिए भारत में कृषि की विकास दर 3 से 3.5% के आसपास रहना अनिवार्य है। यानी अगले पूरे साल के दौरान 2024 में भारत की कृषि विकास दर 3 से 3.5% के आसपास रहनी होगी। और ऐसा करने के लिए भारत को एक सामान्य मानसून की ज़रूरत है, एक और सामान्य मानसून की ज़रूरत है। एल नीनो का खतरा इसलिए बड़ा होता जा रहा है कि 2007 और 2013 जैसी मौसमी परिस्थितियां हमें बनती दिखाई दे रही हैं। 2007 में जब इसी तरह से एल नीनो की संभावना दिखाई दी थी और उसके बाद हमने सूखे का असर देखा था, ऐसी स्थिति लगभग 2014 में दिखाई दी थी। और इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर मानसून बिगड़ता है या मौसम बिगड़ता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती जिसकी आशंका दिख रही है, तो इसका असर ख़ासतौर से सबसे पहले गर्मी का असर हमें रबी की फसल पर दिखाई देगा, और उसके बाद तो खरीफ की फसल जिस पर मानसून का सबसे ज़्यादा असर होता है वहाँ असर दिखाई देगा। और हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि केवल 10 लाख टन की भी कमी भारत के अनाज उत्पादन में हो जाती है अगर पूरे साल में, तो महंगाई पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल हमने उत्पादन में थोड़ी सी कमी देखी थी, सरकार की खरीद में कमी देखी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने खाद्य महंगाई को रिकॉर्ड स्तर पर देखा बढ़ते हुए पूरे साल के दौरान।
एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि सरकार ने इस साल जो जुलाई और जून के दौरान वीट के प्रोडक्शन की का टारगेट है वो करीब 112.18 मिलियन टन का रखा है। अभी हमारे पास पता नहीं है कि मौसम के असर के कारण जब क्रॉप का अराइवल शुरू होगा, मंडियों में फसल आना शुरू होगी, तो क्या परिस्थिति बनेगी। और तीसरी और सबसे अंतिम बात ये कि पूरी दुनिया में अनाजों की कीमत महंगी है, तो वैसे भी अनाज की कीमतों को लेकर पिछले साल से एक महंगाई का रुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बना हुआ है। और इसलिए वित्त मंत्रालय को समय से पहले इस बात की आशंका का गाइडेंस जारी करना पड़ा कि इस साल मानसून के लिए बड़ी चुनौती है और अगर मानसून बिगड़ता है तो भारत की खेती का मिजाज बिगड़ेगा। ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मानसून के कारण कृषि की विकास दर में 1 से 2% की भी कमी आई, यानी 3 से 3.5% की जगह विकास दर 3% या 2.5% के आसपास रह गई, शुभम, तो भारत की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे तक चली जा सकती है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की वजह से इस साल देश से निर्यात की ग्रोथ घट सकती है, निर्यात कम हो सकते हैं। सर, क्या अगला साल भी निर्यात के लिहाज से चिंता वाला रहने वाला है? हाँ, ये एक और सच्चाई है जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। पिछले साल अक्टूबर के बाद से हमने भारतीय निर्यातों में लगातार गिरावट देखी है और बल्कि नकारात्मक विकास दर देखी है, नेगेटिव ग्रोथ देखी है। विश्व बैंक का कहना है कि जो इस साल का 2023 के साल में जो ये मौजूदा कैलेंडर ईयर है, इस कैलेंडर ईयर में दुनिया की ट्रेड की ग्रोथ रेट 4% से घटकर 1.6% रह जाएगी। 2022 में 4% थी और इस साल 1.6% रह जाएगी। IMF का कहना है कि इसी अवधि में दुनिया में व्यापार की दर 5.4% से घटकर 2.4% रह जाएगी। ये दो ऐसे आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि इस पूरे साल दुनिया के ट्रेड में, दुनिया के व्यापार में कमी होनी है। WTO भी इसी तरीके का आकलन प्रस्तुत कर चुका है और इसलिए भारत को इस साल भी, इस पूरे साल भी निर्यात में किसी बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं है। भारतीय मुद्रा अपनी कमजोरी के कारण निर्यात के लिए सहायक है, क्योंकि निर्यातकों को कमजोर मुद्रा से फायदा होता है। लेकिन पिछला पूरा साल इस मामले में अपवाद था शुभम। पिछले पूरे साल हमने देखा रुपए में तेज गिरावट रही पर निर्यात में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। सरकार की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि शायद जो व्यापार समझौते हुए हैं, जो ट्रेड डील हुई और जो आने वाले ट्रेड पैक्ट हैं, इनके सहारे निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी हासिल की जा सके। लेकिन सामान्य रूप से पूरी दुनिया का व्यापार माहौल भारतीय निर्यातों के माफिक नहीं है और इसलिए चालू खाते के घाटे पर भी दबाव रह सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बना रहेगा। जब इस पूरी तस्वीर को आप बड़ी रोशनी में देखें और देखें कि भारत से विदेशी निवेशक भी अपना पैसा निकाल रहे हैं और पूंजी निवेश उनका कम हो रहा है और निर्यात में गिरावट की संभावना है, तो भारत को अगले साल अपने आयात पर और सख्ती करनी पड़ेगी, आयातों को और सीमित रखना पड़ेगा ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर कम से कम जो अभी फिलहाल सहज स्थिति बनी हुई है वो बनी रह सके। दिग्गज एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वाइजूस ने करीब 2.5 साल पहले व्हाइट हेड जूनियर के नाम के जिस कोडिंग स्टार्टअप को खरीदा था उसे बंद करने के बारे में सोच रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है कि वाइजूस का बोर्ड अब इस बात की तैयारी कर रहा है कि व्हाइट हेड जूनियर को बंद कर दिया जाए। 2020 अगस्त में करीब $30 करोड़ में व्हाइट हेड जूनियर को खरीदा गया था। सर, ये फैसला दिखाता है क्या कि वाइजूस ने कुछ अधिग्रहण गलत कर लिए? पूरे स्टार्टअप स्पेस में ये जो जल्दबाजी में किए गए फैसले हैं वो भारी पड़ रहे हैं। बायजूस ने 17 अधिग्रहण किए थे अपना वैल्यूएशन बढ़ने के बाद और यूनिकॉर्न बनने और यूनिकॉर्न से डेकाकॉर्न बनने के बाद, जिसमें व्हाइट हेड जूनियर भी एक था। सबसे बड़ा अधिग्रहण तो जो हिसाब बताता उस हिसाब से आकाश एजुकेशनल का था $1 बिलियन का, दूसरा एक इपिक का $500 मिलियन का अधिग्रहण था, टॉपर का एक अधिग्रहण था और इसके अलावा कुछ बड़े अधिग्रहण ग्रेट लर्निंग के आधार पर थे। और ये सारे अधिग्रहणों को इस आधार पर किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड के बाद लोग ऑनलाइन पढ़ाई सबसे ज़्यादा करेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, स्कूल वापस जाना शुरू हुआ और बायजूस लगातार मुश्किल में फंसती चली गई। व्हाइट हेड जूनियर सबसे हाई प्रोफाइल अधिग्रहणों में से एक था और इससे स्टार्टअप के ब्रांड को बिल्ड करने की जो पूरी कोशिश हमने पिछले 2 साल में कई अलग अलग क्षेत्रों में देखी है, वो बताती है कि रणनीति पूरी तरह सफल नहीं थी और सही नहीं थी और बायजूस की मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। छोटी और मझोली इंडस्ट्रियल इकाइयों यानी MSME में फंसे कर्ज का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उद्योग संगठन एसोचैम और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल मार्च तक MSME इकाइयों को बैंकों की तरफ से कुल कर्ज में 10 से 11% NPA हो सकते हैं। कुल कर्ज का 10 से 11% NPA हो सकता है, बड़ा नंबर है ये। दिसंबर 2022 तक बैंकों की तरफ से दिए गए कुल कर्ज में करीब 14% हिस्सेदारी MSME को दिए गए कर्ज की है। कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बटा हुआ है। 19 लाख करोड़ के कर्ज में अगर 10% NPA होते हैं तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास के NPA होने का अनुमान लग सकता है। सर,
एनपीए को रोकने के लिए अभी हमने कुछ महीने पहले ये खबरें पढ़नी शुरू की थी कि बैंकों की बैलेंस शीट अब साफ हो गई है, एनपीए कई सालों के निचले स्तर पर आ गए हैं। एमएसएमई के एनपीए ये कितनी बड़ी चुनौती, और ये जो पूरा तंत्र तैयार किया गया एनपीए को ख़त्म करने का, चाहे वो बेड बैंक हो, चाहे वो आईबीसी के थ्रू दिवालिया प्रक्रिया के थ्रू जाने की बात हो, ये एमएसएमई पर काम नहीं करते क्या? भारत में फंसे हुए बैंक कर्जों का एनपीए का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, और इस परिदृश्य का बदलाव हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बैंकों के ग्रॉस एनपीए का नंबर आप देखिए, जो बैंकों के सकल फंसे हुए कर्ज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनमें अगर आप ईयर इन ईयर बेसिस पे देखें तो इनमें करीब 5% की, इस वित्त वर्ष में 5% की गिरावट आती है, वो दिखाई देती है। लेकिन एनपीए का एक बड़ा हिस्सा जो बड़े कारपोरेट के हिस्सों में कम हो रहा है, यानी जो बड़ी कंपनियों ने कर्ज ले रखे थे वो या तो बैड बैंक के पास जा रहे हैं या आईबीसी के जरिए जा रहे हैं। पूरा का पूरा एनपीए अब शिफ्ट हो रहा है, अब बैंकों का फंसा हुआ कर्ज शिफ्ट हो रहा है एमएसएमई और रिटेल की तरफ। और ये बड़ा शिफ्ट है भारत के बैंकिंग स्पेस में कि जहां आप आज से 1 साल पहले तक भारत की बड़ी कंपनियों में फंसे हुए कर्ज पाते थे, उनका एक बड़ा आकार अब छोटी कंपनियों की तरफ जा रहा है। और ये ज़्यादा पेचीदा है, ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जिन उपायों का जिक्र शुभम ने आपसे किया, चाहे वो आईबीसी हो या वो बैड बैंक हो या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो, इनके लिए इनमें छोटे उद्योगों से कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। और ये पैंडेमिक के बाद आया भारत के बैंकिंग परिदृश्य में सबसे बड़ा शिफ्ट है, जिसके असर हमें अगले 1 साल के भीतर और ज़्यादा व्यापक तौर पर दिखाई देंगे। बड़ी कंपनियां या तो डीलेवरेज कर रही हैं अपने आप को, कर्ज कम ले रही हैं, या अगर वो कर्ज में फंसी हैं तो वो आईबीसी और बाकी जगह का सहारा लेकर उस कर्ज से निकलने की कोशिश कर रही हैं। बैंक उस पर हिट ले रहे हैं और प्रोविजनिंग करके अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो छोटी कंपनियों के पास 2 लाख करोड़ के आसपास का एनपीए तैयार होता दिखाई दे रहा है, इसमें रिटेल लोन भी है। ये एक बड़ी समस्या है जिनसे निपटने की तैयारी अभी भारत के बैंकिंग उद्योग ने नहीं की है, उनके पास कोई साधन और उपलब्ध नहीं है। एक और चीज़ यहाँ चलते चलते समझना जरूरी है कि भारत में ब्याज दरें पिछले 7-8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, और अगर पिछले 5-6 महीनों में भारत में कर्ज की बढ़ोतरी की दर देखी जाए तो ये ऐसी परिस्थिति में और भी ज़्यादा चिंता जताती है, क्योंकि जब हम कर्ज के आंकड़ों को भीतर से उतर कर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि छोटी इकाइयों और रिटेल लोन्स में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यानी छोटी कंपनियाँ कैपिटल के क्रंच से परेशान हैं, वो महंगे स्तर पर कर्ज ले रही हैं, महंगी दरों पर कर्ज भी ले रही हैं, और जबकि वहीं एनपीए बढ़ने का खतरा भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एनपीए का अगला चरण बड़ी कंपनियों से निकलकर छोटी कंपनियों में की तरफ जा रहा है, और ये बैंकों को इससे निपटने के लिए कुछ नए किस्म के इंतजाम करने पड़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को छिड़े 1 साल पूरा हो गया आज, और इस 1 साल में भारत के साथ व्यापार के मामले में रूस 5वां बड़ा साझेदार बन गया, जो युद्ध से पहले 25वें नंबर पर हुआ करता था। बीते 1 साल के दौरान रूस से भारत में रियायती दरों पर कच्चे तेल का इंपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच 35 अरब डॉलर तक का व्यापार पहुंच गया। इसकी वजह से भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारत में आयात हुए कुल कच्चे तेल में 17% हिस्सेदारी रूसी कच्चे तेल की है, और इराक, सऊदी अरब के बाद भारत में तेल सप्लाई करने वाला रूस तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। सर, आधिकारिक आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत ने बड़ी मात्रा में तेल आयात किया रूस से, जो सस्ता था। इसका फायदा दरअसल किसे हुआ? भारत के व्यापार के आंकड़ों को आप करीब से देखें तो जिस दिन से रूस पर प्रतिबंध लगने शुरू हुए और रूस पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध आए, भारत के रूस से आयात में करीब 5 गुने की बढ़ोतरी हुई। 32.81 बिलियन 32.81 बिलियन डॉलर के आसपास अप्रैल दिसंबर के बीच भारत और रूस का व्यापार रहा, जबकि पूरी दुनिया में रूस पर प्रतिबंध लगे थे। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सस्ते डिस्काउंटेड क्रूड का था। भारत ने अपने टोटल क्रूड ऑयल का लगभग 18% हिस्सा, 17% से 18% हिस्सा रूस से इंपोर्ट किया। वैसे ये सस्ता तेल था भारत के लिए, पर इस सस्ते तेल का असर हमें बाजार में कीमतों को कम करने के तौर पर नहीं नजर आया। आप दूसरा तर्क भी हो सकता है कि कीमतें नहीं बढ़ने दी गई क्योंकि इस सस्ते कच्चे तेल का कुशन मिला था, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन रूस के समर्थन करके रूस के इस युद्ध के दौरान, प्रतिबंधों के दौरान भारत ने रूस से सस्ते कच्चे तेल का जितना फ़ायदा उठाया है, उस वजह से भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया है। यानी भारत ने अपने आयात बिल में खासी बढ़ोतरी की है इस साल, सिर्फ रूस से आयातों को बढ़ाकर। अब दिन की सबसे बड़ी खबर। अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुए आज पूरा 1 महीना हो गया, और बीते 1 महीने में अदानी ग्रुप की कुल मार्केट कैप 61% घट गई। 1 महीने पहले जब ये रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप पर, तो अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन थी वो 19 लाख करोड़ के आसपास थी, जो घटकर अब 7 लाख करोड़ रुपए रह गई।
आज भी अगर आप अदानी ग्रुप के कंपनियों का हाल देखें तो कमोवेश वही है जो कल था। आज हालांकि अंबुजा सीमेंट एक ऐसा शेयर है जिसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, करीब 2-2.5% का उछाल था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी ग्रीन 5%, अदानी पावर 5%, अदानी टोटल गैस 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5%। आज फिर 4 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। अदानी पोर्ट्स में जरूर 1.5% की तेजी है। एसीसी फ्लैट है। अदानी एंटरप्राइजेस फिर 5% नीचे, जो फ्लैगशिप कंपनी है उसका हाल ये है कि वो भी 5% नीचे है। कमोवेश अगर आप देखें तो पड़ला आज भी गिरने वाले शेयरों का भारी है। अब आज अदानी ग्रुप से जुड़ी 2 बड़ी अहम खबरें आई। पहली खबर थी LIC की, जहां बेचैनी दिखने लगी है। दिखने की वजह बहुत लाजमी है। LIC के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब LIC ने निवेश किया था तो उस समय LIC की तरफ से कहा गया था कि ग्रुप में उसका निवेश मुनाफा दे रहा है। लेकिन शेयरों में जिस तरह से लगातार गिरावट देखी गई, अब अदानी ग्रुप में LIC का निवेश भी घाटे में चला गया है। ग्रुप ने LIC का में कुल 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन शेयरों में गिरावट की वजह से अब 11% नुकसान दिख रहा है, क्योंकि कीमत शेयरों की अब 26,862 करोड़ रुपए ही रह गई है। ये बड़ी खबर है कि ठीक है, जब शेयर आपने बहुत छोटे भाव में खरीद लिए थे और वो जब फूल के बड़े हुए थे तो आपको काफ़ी मुनाफा दिख रहा था। ठीक ठाक गिरावट आने के बाद भी आप ये कह सकते थे हम तो अभी भी फ़ायदे में हैं, क्योंकि हमने जहां खरीदारी करी थी वहां तो अभी भी भाव नहीं आए। लेकिन कब तक नहीं आते? जब ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयर 80% तक टूट चुके हैं तो वो दिन तो आना ही था, और वो दिन अब आ गया कि आपका निवेश के भी नीचे शेयर चले गए और अब आप 10 से 11% निवेश 4,000 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में बैठे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अदानी ग्रुप के पूरे घटनाक्रम पर कहा कि भारत के लिए ये एनरॉन मूवमेंट है। ये एनरॉन मूवमेंट क्या है, क्यों इसकी याद इस समय आ रही है, अदानी समूह से इसको जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, ये समझेंगे। इस बीच एक खबर ये भी है कि अदानी ग्रुप अब विदेश में रोड शो करेगा। रोड शो करेगा निवेशकों में, बॉन्ड होल्डर्स में उत्साह भरने के लिए। बॉन्ड मार्केट से सांसें उखड़ रही हैं, पैर उखड़ रहे हैं, यील्ड भाग रही है और निवेशकों का भरोसा ना डोले, बना रहे। आने वाले दिनों में अगर बॉन्ड से पैसा उठाने जाए तो मिल जाए। इस सब के लिए अदानी समूह अब हांगकांग में, सिंगापुर में रोड शो करने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब बात सबसे पहले LIC की। सर, पहला सवाल, LIC अब क्या करेगी? 27,000 करोड़ रुपए का लॉस LIC को फिलहाल अभी, अगर आप इन जो अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आई है उसे देखते हुए देखें तो 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लॉस LIC को हुआ है, यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हुई है। LIC के जब LIC ने हमें ये बताया था कि उसका निवेश अडानी समूह के ग्रुप के शेयरों में कितना है, इसे थोड़ा और भीतर से करीब से देखना ज़रूरी है, क्योंकि LIC की स्टेक्स अडानी समूह में कितनी थी और देखना ज़रूरी है। LIC की टोटल पेड अप कैपिटल में, जो कि LIC ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसमें अडानी इंटरप्राइजेस का हिस्सा, पूरा जो अडानी ग्रुप का ब्लॉक है, इसमें LIC ने के पास 4.23% शेयर हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के 9.14% स्टेक अडानी पोर्ट्स में है LIC की, लगभग 10% के आसपास की स्टेक है। 3.65% स्टेक अडानी ट्रांसमिशन में है LIC की। अडानी ग्रीन में 1.28% स्टेक है। अडानी टोटल में 5.96% स्टेक है। यानी अगर अकेला अडानी ट्रांसमिशन को हटा दें तो सारी कंपनियों में LIC की स्टेक 4 से 5% से ऊपर है और कई जगह ज़्यादा है। LIC की अब दुविधा सबसे बड़ी ये है कि अगर आप तकनीकी तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि LIC ने जो निवेश किया था उस निवेश की वैल्यू गिरी है, बट LIC ने शायद स्टॉक्स अलग अलग समय पर अलग अलग कीमतों पर खरीदे होंगे। ऊंचाई से अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लॉस के साथ LIC को भी उतना ही नुकसान हुआ जितना बाकी निवेशकों को लॉस हुआ है जब से ये गिरावट आना शुरू हुई है। लेकिन अब दुविधा ये है कि लगातार गिरती हुई साख या गिरते हुए शेयरों की कीमत के बाद भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी करेगी क्या? वो इसमें से एग्जिट करेगी या इसमें बनी रहेगी? और अभी ये स्पष्ट नहीं, LIC ने ये नहीं बताया है कि हाल फिलहाल की गिरावट के बाद LIC ने शेयर बेचे भी हैं कि नहीं बेचे हैं, इसका आंकड़ा नहीं दिया है। लेकिन शायद इसके बाद अगले 1-2 दिन में LIC की तरफ से बताया जाएगा कि वो उसने इस गिरावट में अपने नुकसानों को बचाने के लिए स्टॉक्स की बिक्री की थी या नहीं की थी। अब यहाँ से दुविधा ये है कि जिस कीमत तक स्टॉक गिर चुके हैं उनके बाद क्या LIC और नुकसान सहने को तैयार होगी, एग्जिट करेगी, या ये बनी रहेगी? क्योंकि LIC लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है और उसे उम्मीद होगी कि कभी अगले 3 साल में 4 साल में अडानी समूह के स्टॉक्स वापस लौटेंगे और तब उसे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में LIC का निवेश नुकसान में है, ये बात सामने स्पष्ट हो रही है। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है LIC के संदर्भ में, क्योंकि LIC
स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है। शेयर बाजार में अब अडानी के स्टॉक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम आने वाले समय में, जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर आने वाले समय में, वो ये है कि मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स में LIC के अडानी के स्टॉक्स की स्थिति क्या होती है, सूचकांक में वो रखे जाते हैं या निकाले जाते हैं। ये माना जा रहा है कि UK का जो FTSE रसेल इंडेक्स है वो भी अडानी के स्टॉक्स को अपने सूचकांक से बाहर निकालने के लिए, उस पर समीक्षा करने में पर काम कर रहा है। S&P डाउ जोन्स ने अडानी के स्टॉक को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से 7 फरवरी को बाहर कर दिया था। अगर यह सब बाजार मान रहा है कि मॉर्गन स्टैनले का इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स और बड़ा इंडेक्स है, और अगर अडानी के स्टॉक्स का रिव्यू होता है और इसमें से कुछ स्टॉक्स बाहर होते हैं, तो फिर अडानी के स्टॉक्स में तेज गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। और अभी आपको शुभम ने बताया कि 24 जनवरी से लेकर आज तक अडानी के स्टॉक्स की कीमतें आमतौर पर पूरे ग्रुप की वैल्यूएशन 60% से ज़्यादा गिर चुकी है और कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन 80% से ज़्यादा गिर चुकी है। सर, ये एनरॉन मूवमेंट क्या है, इसकी याद क्यों आ रही है? लैरी समर्स ने, जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं और प्रोफेसर हैं, उन्होंने एनरॉन मूवमेंट की याद दिलाई और बहुत सारे लोग एनरॉन अडानी के साथ एनरॉन की याद कर रहे हैं। एनरॉन लगभग अडानी जैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सबसे खास, सबसे चहेती कंपनी थी, डार्लिंग कंपनी थी। 2000 के अंत में इस कंपनी के खातों में हेरफेर और कर्ज को छिपाने की कोशिशें पता चली हैं। 2000 के अंत की अक्टूबर-नवंबर की बात थी। इसके साथ ही इसी तरह से, ठीक जैसे कि अडानी समूह के साथ हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर का नाम जुड़ा था, वैसे ही एक शॉर्ट सेलर थे जिम चैनोस, जिनका नाम इसके साथ जुड़ा था। ऐसा पता चला था, जिम चैनोस को यह पता चला था कि एनरॉन ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अपनी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को बदलने के लिए अपील की थी और कोशिश ये थी कि एनरॉन ने जो कर्ज ले रखा है उसे किसी तरीके से अकाउंटिंग में पीछे छिपाया जा सके। जिम चैनोस ने बड़ी बेट लगाई एनरॉन की धीमे धीमे एनरॉन के खातों के भीतर जो कर्ज छिपाने की कोशिशें थी, अकाउंटिंग के कई सारे पेच थे या जो झोल थे वो निकल कर बाहर सामने आना शुरू हुए। 2000 के अंत में एनरॉन के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। 2001 में एनरॉन का स्टॉक करीब $90-95 पर था। 2000 के अंत में शून्य हो गया, स्टॉक की कीमत शून्य हो गई। एनरॉन बैंकरप्ट हुई और एनरॉन को अमेरिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए माना जाता है कि उसके बाद अमेरिका की सरकार को अपने कानून बदलना पड़ा और एक नया कानून आया अमेरिका में जिसको सर्बन्स-ऑक्सले एक्ट कहते हैं। उस कानून के तहत अमेरिका में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंसेस को और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को रखने के पूरे तौर तरीके बदले गए। तो लैरी समर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। एनरॉन, अगर आप इतिहास की परिस्थितियां देखें तो जिम चैनोस जुड़े थे एनरॉन के साथ, हिंडनबर्ग जुड़ी हुई है शॉर्ट सेलर के तौर पर अडानी समूह के साथ। लेकिन अडानी समूह में अभी और भी बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो आगे चल रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास में ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो पुरानी घटना याद होती है और लैरी समर्स कह रहे हैं तो उन्होंने एनरॉन मूवमेंट की तरफ इशारा ज़रूर किया है। सर, ये जो रोड शो की बात चल रही है, 27 फरवरी को सिंगापुर में, 28 फरवरी और 1 मार्च को हांगकांग में, ये रोड शो क्यों किए जा रहे हैं? शुभम, अडानी समूह के लिए अब जो अंतिम मोर्चा जो लड़ रहा है वित्तीय बाजार में, वो बॉन्ड का है और खासतौर से ग्लोबल बॉन्ड का। स्टॉक मार्केट की लड़ाई तो लगभग जिस स्तर तक नीचे आ चुकी है वहाँ बहुत ज़्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं दिख रही है, होप नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियाँ और दूसरा स्टॉक मार्केट जिन ग्रोथ के आधार पर, जिन परियोजनाओं में ग्रोथ के आधार पर निवेश कर रहा था अडानी समूह में, उन परियोजनाओं से भी समूह पीछे हाथ खींच रहा है भविष्य में और उसे इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग से गुजरना होगा जिसका असर, जिसकी तकलीफ अडानी समूह के निवेशकों को और स्टॉक्स को झेलनी पड़ेगी। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स कौन है? वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अडानी समूह के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो या भारतीय इन्वेस्टर्स हो। उन्हें किसी तरीके से उनकी पैनिक को, उनकी घबराहट को कम किया जाए। तो ऐसी खबर आई है कि अडानी समूह अलग अलग दुनिया के अलग अलग वित्तीय केंद्रों में जाकर उन इन्वेस्टर्स को बात करेगा, उन्हें कन्विंस करेगा, उन्हें बताने की कोशिश करेगा कि उनके बॉन्ड सुरक्षित है, उनका निवेश सुरक्षित है और अडानी समूह ने जो कर्ज लिया है वो उसे वापस करेंगे। लेकिन बॉन्ड बाजार बेचैन है, ये बात सही है। मैं भी आज बॉन्ड डील देख रहा था ब्लूमबर्ग के ऊपर। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंद्रा इन्फ्रा की बॉन्ड डील जनवरी 2024 से फरवरी 2022 के बीच 7% से बढ़कर 9% हो गई, 9.2% हो गई। अडानी पोर्ट्स की बॉन्ड डील्ड
6.9% से बढ़कर 9.2% हो गई और एक बॉन्ड था उसकी बॉन्ड यील्ड 5.6% से 6.7% हो गई। अडानी ग्रीन की बॉन्ड यील्ड में भी काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अडानी ग्रीन की बॉन्ड यील्ड तो 7% से बढ़कर जनवरी 24 को 7% थी और अब 19% हो गई है, 19.97% हो गई। तो ये जब बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इसका मतलब बॉन्ड धारकों में बेचैनी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ग्रुप उनके कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए शायद अडानी समूह ये जो दूसरा मोर्चा है, जो महत्वपूर्ण मोर्चा है, जहां सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है और दुनिया के बॉन्ड निवेशकों को समझाना थोड़ा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, उनसे मिलने के लिए ये रोड शो किया जा रहा है। ऐसा पता चला है जहाँ पर जाकर कंपनी अपने खातों को, अपने कैश फ्लो को, अपनी परियोजनाओं में आ रहे निवेश को और अपनी परियोजनाओं से मिल रहे रेवेन्यूज़ को दिखाकर कम से कम इस यहाँ संभालने की कोशिश करेगी, क्योंकि दुविधा दोनों तरफ है। अगर बॉन्ड निवेशकों का भरोसा जीत पाए अडानी और बना रहा और ये बॉन्ड डील्स धीमे धीमे कूल होना शुरू हुई, ठंडी होना शुरू हुई, तो शायद शेयर बाजार में भी वापसी की संभावना दिखाई देगी। लेकिन अगर बॉन्ड निवेशकों का भरोसा इसी तरह लड़खड़ाता रहा तो शेयर बाजार तो पूरी तरह लड़खड़ाया हुआ है ही, जो अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर यहाँ चूके तो गए। और ये आखिरी किला है जिसे जो ढहे ना, जो जहाँ पर दिक्कत ना हो, तो ये आखिरी किला बचाने की तैयारी है अडानी समूह की तरफ से। आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर झटपट। गुरुवार को अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट आंकड़े आए, दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े और बेरोजगारी भत्ते के लिए साप्ताहिक आवेदन के आंकड़े। जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों में दिसंबर तिमाही के दौरान ग्रोथ घटकर 2.7% दर्ज की गई, जबकि बाजार को 2.9% का अनुमान था। सितंबर तिमाही के दौरान 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। बेरोजगारी भत्ते के लिए आए आवेदनों की बात करें तो 17 फरवरी को खत्म हफ्ते के दौरान 1,92,000 नए आवेदक आए, जबकि बाजार में 2 लाख आवेदन आने का अनुमान था। बेरोजगारी भत्ते के लिए अनुमान में कम आवेदनों के बाद अमेरिकी डॉलर में तेजी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 104.5 के ऊपर निकल गया। दूसरी बड़ी खबर कच्चे तेल के बाजार से। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर फिर से तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 के ऊपर पहुंच गया। कच्चे तेल के सबसे बड़े कंज्यूमर अमेरिका में गैसोलीन का स्टॉक घटने की वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिली। गैसोलीन के स्टॉक में आई कमी अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ती मांग का संकेत दे रही है। उधर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जवाब में रूस की तरफ से मार्च से कच्चे तेल के रोजाना उत्पादन में 5 लाख बैरल की कटौती होने की आशंका दिखाई गई है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। अमेरिका में गैसोलीन नहीं है, मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ से सप्लाई घटाने की बात चल रही है और मांग आपूर्ति का ये समीकरण कच्चे तेल की आग को हवा दे रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? डॉलर इंडेक्स पर निगाह रखना ज़रूरी है अगले पूरे एक हफ्ते के लिए, बल्कि उससे कुछ लंबे समय के लिए, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं अमेरिका में ब्याज दरें दोबारा बढ़ने की, जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था से, महंगाई के या जीडीपी के या वहाँ बेरोजगारी के, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व एक और मजबूत बढ़ोतरी करेगा और इसलिए डॉलर इंडेक्स में मजबूती या बढ़ोतरी आने वाले समय में रुपए जैसी मुद्राओं के लिए चुनौती बनी रहेगी। क्रूड में हमको थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और वो भी तात्कालिक खबरों के कारण। क्रूड बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है, खासतौर से गैसोलीन के भंडारों को लेकर या अमेरिका में जब भी भंडारों को लेकर कोई खबर आती है तो क्रूड की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखता है। कुछ असर हमें रूस से आने वाली सप्लाई में भी कमी के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अभी भी क्रूड $85 के नीचे बना हुआ है। हाँ, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में कोई नया और बड़ा मोर्चा खुलता है, जिस तरीके की गतिविधियां हमें पोलैंड बेलारूस की सीमा पर दिखाई दे रही हैं या जिस तरह की गतिविधियां हमें यूक्रेन पोलैंड की सीमा पर दिखाई दे रही हैं, अगर वहाँ कोई परिस्थितियां बिगड़ती हैं या ज़्यादा बढ़ती हैं तो फिर क्रूड की कीमतों में भी तेजी का एक और दौर दिखाई देगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, और उससे पहले रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर आऊँगा अंशुमान जी के साथ। क्या खास है सर इस बार का इकोनॉमिकम? आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सबके जहन में, आप सबके दिमाग में इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के जरिए चैट जीपीटी की कहानी पहुंच रही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो जनरेटिव टेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे बीच में चर्चा का विषय है। पर क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी की आमद का करीबी रिश्ता इस समय आईटी स्पेस में चल रही नौकरियों की कटौती से? अगर ऐसे आप समझना चाहते हो तो इस बार का इकोनॉमिकम ज़रूर देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि नई तकनीक आखिर क्या करने वाली है और क्या इसकी स्वागत के लिए, इसकी आमद के लिए फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां अब अपने यहाँ नौकरियों में छंटनी शुरू कर रही हैं।
तो इस बार का इकोनॉमिकम उतना ही ज़रूरी है जितना पिछले हफ्ते का इकोनॉमिकम था। पिछले हफ्ते के इकोनॉमिकम को आपका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। पूरी उम्मीद है आपको ये इकोनॉमिकम भी पसंद आएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।